नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किया कि सर आप डायग्राम पे इतना निकाल चुके हैं, डाटा निकाल चुके हैं, लेकिन कौन सी किट है इसकी आप डाटा दीजिए और डायग्राम दीजिए कि कौन सी किट है जिसके बारे में आपने इतने डाटा बताया। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना ये चाहूँगा, ये जो मैंने जितने भी डाटा बताए हैं न्यू डिजाइन में या फिर जो भी अभी डाटा चल रहे हैं, जितनी भी डाटा है ये आपको सिंपली साक्षी किट हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग ऐसी की किट हो, वो आपको इसमें वर्क कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि कौन सी किट है, तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप देख सकते हैं कि यही किट है जो आपको लगानी है और कैसे लगानी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। चलिए तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहेंगे कि अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को देखने के पहले चाहे देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, यही वो किट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यू डिज़ाइन में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें डिस्प्ले की भी जगह है, डिस्प्ले लगी हुई है और इसमें आपको सिंपली आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले के साथ में किट है और ये दो तरह की है। एक आप देख सकते हैं कि जो केवल किट है और एक पूरी सेट है, यानी कि वोल्ट मीटर साथ में है ताकि किसी भी स्टेबलाइजर में वो लग सके, बिल्कुल सेम टू सेम है। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो जो पिन है ये मेंस के लिए है, यानी मेंस जो सेंसिंग होगी उसके लिए है। उसके बाद यहाँ पर एक जैक है और एक प्रोग्रामिंग आईसी और साथ में किट पर भी प्रोग्रामिंग आईसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम किट है, कोई खास अंतर नहीं है, ताकि इसे आप भविष्य में भी रिपेयर कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक प्रीसेट देख सकते हैं, ये प्रीसेट आपकी वोल्टेज की स्टेप ट्यूनिंग करने के लिए है। और यहाँ पर आप 4 रिले और 5 रिले दोनों की किट है इसकी उपलब्ध है मार्केट में, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसमें आपको कुछ करना है नहीं, बिल्कुल सिंपली आप इसका यूज कर सकते हैं। और साथ में यहाँ देख सकते हैं कि ये जैक है और ये मीटर लगी हुई है, तो इस तरह आप मीटर और जैक दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और मैं आपको एक और दिखाता हूं कि बिल्कुल सेम टू सेम इसमें है कि इसमें क्या देखिए, आप केवल पीसीबी आपको दिखाई दे रही है, यानी कि उस टाइप की बॉडी जिसमें आपको पीसीबी केवल किट लगानी है या फिर किसी ब्रांड में। लेकिन अगर आपको जनरल स्टेबलाइजर की बॉडी में लगानी है तो उसके लिए आपको फिर ये किट इस्तेमाल करने होंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है कंप्लीट वाली किट जो है आपको लग जाएगी उसमें, जिसमें आप जो जनरल बॉडी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फुली कंप्लीटेड है। तो और इसका कनेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम है और इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कि कैसे इसका कनेक्शन करें और कहाँ से कौन पे पॉइंट रहती है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल किट सेम टू सेम है, सिर्फ इतना है कि एक में आपको पूरी कंप्लीटेड है और एक आपकी बिना कंप्लीटेड है। तो दोनों में आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी उस लायक है कि आपको फुल कंप्लीटेड नहीं चाहिए, जैसे स्टिकर वाली जो मैं इस्तेमाल करता हूं, तो उसमें आप वो किट लगा सकते हैं और ये किट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये किट आपको पटना में अवेलेबल है, आप चाहें तो पटने मार्केट में अवेलेबल पटना से मिल सकता है या फिर आपको कानपुर से मिल सकता है, कानपुर में भी ये किट अवेलेबल है। और ये पावर ट्रैक और पावर पैक के नाम से है और कई नाम से है, लेकिन साक्षी ने इस तरह की अभी तक नहीं निकाली है। और मैं कहूँगा कि ये किट भी बहुत अच्छी और वर्क कर रही है और बहुत कुछ आपको इसमें नहीं करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर ब्रांड की किट और मीटर ख़राब हो जाए तो आप इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कहिएगा, अपनी राय दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी ट्रांसफार्मर जो मैनुअल किट का बना हो उसे आप डिजिटल किट में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, और कोई भी ट्यूटोरियल ट्रांसफार्मर हो उसे आप 440 या 400 वोल्ट की स्टेबलाइजर में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इसमें से मैंने ट्रांसफार्मर निकाला हुआ है, कौन सा किट इस्तेमाल किया गया आप देख सकते हैं। इसमें 2909 सीरीज लगाकर 18 वोल्ट बनाया गया है और इसमें 2 मैनुअल किट का प्रयोग किया गया है।
तो इस में आपको ये जो है 90 से 300 वोल्ट की स्टेबलाइजर थी, इसे हमें 140 से 440 बनाना है, क्योंकि हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर। तो आपको करना क्या है, तो सबसे बड़ी बात है, ये 3 kVA का ट्रांसफार्मर है और आप देख सकते हैं कि आप उसकी कोर की चौड़ाई माप सकते हैं कि इसमें आपको कितनी चौड़ाई है। अगर आपकी चौड़ाई जो टोटली मिलाकर 10 इंची के आसपास हो जाती है, तो आप उसमें आप 7 नंबर 3 इंची का डाटा का प्रयोग के अनुसार आप इसमें 100 टन 110 टन आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। तो इसमें मैं जो है ट्रांसफार्मर है, इसमें 110 टन मैंने रिवाइंड किया है और ये मैनुअल तरीके से। उसके बाद इसमें मैंने ट्रिगर वोल्ट जो है वो 30 टन मैंने ट्रिगर वोल्ट 24 वोल्ट के लिए डाला हुआ है। आप इसको अपने से रिवाइंड भी कर सकते हैं मैनुअल तरीके से। इस पर मैंने भी वीडियो बनाया है किस तरह आप मैनुअल तरीके से। उसके बाद मैंने ये देख सकते हैं कि मैंने कनेक्शन कर दिया है और कनेक्शन बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे मैं बताता हूँ। 140 से 440 कनेक्शन सेम टू सेम कनेक्शन वही है। और इसमें किट जो यूज होगा वो मैंने इसमें साक्षी का किट यूज किया है। आप इसमें चाहें तो किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। मेरे पास साक्षी की उपलब्ध थी तो मैं साक्षी का ही प्रयोग करता हूं ज़्यादा। और आप देख सकते हैं कि अब इसमें जो मीटर है वो 300 का ही है, लेकिन आपको मैं डिजिटल मीटर से दिखा दूंगा कि कितने इनपुट पर कितना काम कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट जो है, आप इनपुट में जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपकी देख रहे हैं आउटपुट चेंज हो रही है। और उसके अनुसार धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा और आप सारे स्टेप देख सकते हैं कि कितने वोल्टेज पर ये हाई कट भी हो रहा है। तो आप सिंपली इस तरीके से आप किसी भी स्टेबलाइजर को 440 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर अधिकतर वोल्टेज आने की शिकायतें मिलती है और वहाँ पर आपको 300 से 300 प्लस वोल्टेज रहते हैं। तो जनरल स्टेबलाइजर हाई कट में रहती है, उसे आप कैसे 440 में तब्दील कर सकते हैं। और डिजिटल किट लगाने के तरीके के बारे में मैंने भी वीडियो पहले भी बनाया हूँ और आगे भी मैं आपको बता दूंगा कि डिजिटल किट कैसे यूज किया जाता है किसी भी जगह पर, किसी भी ट्रांसफार्मर में डिजिटल किट का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसमें ट्रिगर नहीं था तो ट्रिगर के लिए मैंने अलग से ट्रिगर रिवाइंड किया है। तो आप अगर किसी ट्रांसफार्मर में ट्रिगर वोल्ट नहीं है तो आप उसके अनुसार ट्रिगर वोल्ट निकाल सकते हैं। आप 1 या 2 ट्रिगर वोल्ट निकाल सकते हैं, ताकि आपको अगर अंदाज नहीं लगे कि कितनी प्राइमरी है तो उसके अनुसार आप जो है 2 ट्रिगर निकालिएगा तो आपका दोनों काम हो जाएगा। या तो आप 12 वोल्ट अन्यथा 24 वोल्ट अन्यथा 18 वोल्ट किसी पर भी टेपिंग पर आप निकाल सकते हैं। 12 और 18 निकालिएगा, 18 और 24 का निकालिएगा तो आपका दोनों काम हो जाएगा। या तो आप 12 वोल्ट का यूज कर सकते हैं या फिर आप 24 वोल्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैं सारे स्टेप जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इसकी जो है सेटिंग बढ़ रही है। और ये आप देख सकते हैं कि ये 300 पर हाई कट हो जाती थी 290 पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 260 65 280 के बाद ये आपकी जो 380 के बाद ये आपकी हाई कट हो रही है 90 के आसपास में। तो आपको जहाँ पर 320 330 पर की आने की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सिंपली तरीका है। आप किसी भी ट्रांसफार्मर को जो है उसे आप बस ऐसा कर सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी प्राइमरी के बाद अंदाज लगा लें कि कितनी प्राइमरी होगी और उसके अनुसार आप उसमें 440 के लिए टेपिंग डाल सकते हैं। तो लगभग मैं 110 टन 115 टन हर ट्रांसफार्मर में डाल देता हूं और जिससे मेरा काम चल जाता है। तो आप एवरेज जो है 110 या 115 टन की एवरेज लेकर चले, जिससे आपका काम परफेक्टली सही हो जाए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जानकारी आपको काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने योग्य है तो इसे आप शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं और इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा इस तरह की वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स,
आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जिस प्रोग्रामिंग आईसी इस्तेमाल हुए स्टेबलाइजर में अगर आपको एलईडी ग्लो करती है फिर भी आउटपुट सप्लाई नहीं देता है, तो हम इस बारे में आज देखेंगे कि ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण आपको सप्लाई नहीं दे रही है, जबकि एलईडी आपकी जल रही है, सप्लाई देने की इंडिकेट कर रहा है, फिर भी आपकी आउटपुट से सप्लाई नहीं मिल रही है। ऐसा फॉल्ट हमें अक्सर देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस फॉल्ट के लिए हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एलईडी जब ग्लो नहीं करती तो आपको क्या क्या चेक करना है, लेकिन जब आपकी एलईडी ग्लो कर रही है तो आप सबसे पहले इस प्रीसेट को ट्यूनिंग करके देखिएगा कि हो सकता है कि प्रीसेट की वैल्यू बदल गई हो। अगर प्रीसेट की ट्यूनिंग करने के बाद भी आपकी आउटपुट में कोई अंतर नहीं है तो आपको सबसे पहले आप इस ट्रांजिस्टर को, यानी कि सबसे बाहर वाले रिले 4 की ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को जो आउटपुट वाले जिस रिले को सप्लाई दी गई है उसके बगल में जो है टाइमर की जो प्रीसेट वाली जो है टाइमर की जो ट्रांजिस्टर है उसको और उसके रेजिस्टेंस को, यानी कि ये 10 ओम, इसको देखिएगा और इस ट्रांजिस्टर को देखिएगा। ये ट्रांजिस्टर ओपन या शॉर्ट हो सकता है और ये ट्रांजिस्टर आपको ओपन होने से आपकी आउटपुट सप्लाई नहीं देगी। अगर आपकी ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों ओके है तो आप इस ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्ट देखिएगा, इस पर लगभग 1 से 2 वोल्ट के आसपास वोल्ट आते हैं। उस वोल्ट, अगर वहाँ पर वोल्ट नहीं आ रहा तो आप इस डायोड और उसके बगल में ये रेजिस्टेंस है उसको देख सकते हैं। और उससे पहले आप, अगर आपका ऑन नहीं हो रहा है तो आप इसके कलेक्टर और एमीटर को आपस में किसी प्रोड के द्वारा शॉर्ट करके चेक कर ले कि आपका जो रिले है वो ओके है कि नहीं है। अगर आपका रिले शॉर्ट करने से रिले ऑन हो जाती है, टाइमर वाली कलेक्टर और एमीटर को शॉर्ट करने से, तो यानी कि आपकी रिले ठीक है। अगर ऑन नहीं होती तो आपकी रिले ख़राब है। तो दोस्तों, अगर आपकी रिले ख़राब है तो आप रिले चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी रिले ऑन हो जाती है तो आप इस ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस को और उससे बेस में जो डायोड और उसके बगल में जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आप चेक कर सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस अगर और डायोड आपका ओके है तब जाकर आप इस की प्रोग्रामिंग ऐसी ख़राब है, इससे मिलते जुलते किसी दूसरे आईसी को लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी तो ख़राब नहीं है। वैसे दोस्तों ये प्रोग्रामिंग आईसी बहुत कम ख़राब होती है। सबसे इसकी इनकेस में सबसे ज़्यादा ये ट्रांजिस्टर और ये रेजिस्टेंस, जो ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस जो सीरीज लगी हुई है वही सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, और जिससे आप इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और इन परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और फॉल्ट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों, अभी तक आपको 90 से 440 न्यू डिजाइन की जो मैंने डाटा बताई उसका आज मैं आपको रिले कनेक्शन और किट कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। सिंपली आप किट देख सकते हैं, किट को मैंने आपको दिखा दूंगा और दिखा दिया है मैंने। अब सिंपली आपको करना क्या है कि आप सिंपली कनेक्शन कैसे करने हैं, किस स्टेप पे करने हैं। तो 2 तरह की मैं कनेक्शन आपको बताऊंगा। एक जो मैं यूज करता हूं और आप लोगों को जो पहले यूज करते थे, साक्षी टाइप की किट, और दूसरा जो इसमें लगी है डिजिटल किट में और डिजिटल मीटर में, साथ में और भी बहुत सारी जो किट हैं उनमें, जिनमें 2 तरह की किट मुख्यतः बनती है और दोनों तरह की किटों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज आप आज हम आप सीखेंगे 90 से 300 वोल्ट तक की किट की डायग्राम और कैसे आपको कनेक्शन करने हैं डायग्राम के माध्यम से। साथ में आपको किट 2 तरह के मैं आपको कनेक्शन बताने जा रहा हूं। एक जो सिंपल वे है जो मैं साक्षी किट में बताता हूं, और दूसरा जो इस किट में यूज होगी
जो ये किट है इसमें आपको जो यूज करना है बिल्कुल सेम टू सेम इजी कनेक्शन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर और रिले दोनों का डायग्राम पहले बना लेता हूं। ये हो गई आपकी ट्रांसफार्मर, न्यूट्रल, T1, T2, T3 एंड T4। इसमें भी न्यूट्रल, T1, T2, T3 और T4, यानी कि दो तरह के आपको यहाँ पर है, आपको ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग मिल गई। यहाँ पर आपकी दो तरह की डिजाइनिंग है और इन दो तरह की डिजाइनिंग में आपको सिंपली कनेक्शन करने हैं। तो दो तरह की कनेक्शन, तो इसमें आपको 4 रिले लगेंगे। 24 वोल्ट की 4 रिले, 25 एम्पियर 20 एम्पियर रिले लगेगी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी और स्टेबलाइजर की कैपेसिटी के अनुसार। उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको कितने वाट में कौन सी रिले लगानी है और कितने केवीए के लिए कौन सी रिले लगेगी, कितने एम्पियर की। तो चलिए पहले मैं इस वीडियो को और बढ़ता हूं। तो यहाँ पर आपकी 4 रिले हो जाएंगी, जैसे कि सिंपली 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर होगी 1, 2, 3 एंड 4। अभी इन दोनों को जो किट होगी वो भी दो तरह की होती है। सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गई नई डिजाइनिंग वाली किट और ये हो गई साक्षी की किट। ये हो गई किट आपकी अब यहाँ पर हम रिले के पॉइंट बना लेते हैं। जैसे कि रिले में ऊपर वाले जो होते हैं वो एनसी होते हैं। रिले में जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं वो एनसी होते हैं, यानी कि नॉर्मल कांटेक्ट। और जो नीचे होते हैं वो होते हैं ओसी, यानी कि आउटपुट कांटेक्ट, या फिर एनओ कह सकते हैं इसको। एनओ यानी कि नॉर्मल ऑपरेट। और यहां पर होती है आपकी ये कॉमन। अब उसके बाद यहां पर होती है 2 क्वाइल की पॉइंटें। ये जनरली रिले होती है और इनमें मुख्य 5 ही पॉइंट होते हैं, एनसी, एनओ, कॉमन और पॉइंट, क्वाइल की पॉइंट। तो इसी तरह यहां पर भी हम साक्षी के लिए भी बना लेते हैं। ये साक्षी किट के लिए हो गई, यानी कि हम दो तरह की कनेक्शन इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। सिंपली ये दो तरह की कनेक्शन हो गई। अब इन दोनों तरह की कनेक्शन में आपको देखना ये है कि आप कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं। तो जो नॉर्मल वाली होती है यहां पर आप थोड़ी सी कनेक्शन चेंजिंग कर देंगे। कॉमन से कॉमन शॉर्ट न करके मैं ऐसे एनो से शॉर्ट कर देता हूं और ये हो जाएगी आपकी आउटपुट। यानी कि ये जो पॉइंट है आपको एनो जो है ये आपकी कॉमन हो जाएगी, तो ये आउटपुट हो जाएगी। और यहां पर आप इनपुट दे सकते हैं बाईपास के लिए, यानी कि इसमें बाईपास जो करना है आपको वो इस तरह होगी कि अगर एमसीबी को अगर आप इस तरह कनेक्शन करेंगे
इसको आउटपुट यहाँ पर एमसीबी के माध्यम से इनपुट देते थे, तो ये बाईपास सिस्टम इसमें भी इंक्लूड हो जाएगी, बिल्कुल ब्रांड की तरह। अब चलते हैं इसकी और कनेक्शन की ओर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जितने भी कॉइल है उनके जो पॉइंट हैं उनको मैं शॉर्ट कर लेता हूं। ये आपकी कॉमन हो गई। दोस्तों इसमें कॉमन कुछ अलग टाइप की होती है, जैसे न्यू डिजाइन वाली किट में यहां पर मैंने इसके पहले पॉइंट मैं बना देता हूं। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो कॉमन है सेम टू सेम यहां पर, और ये जो हो गई आपकी यहां पर ये ट्रिगर हो गई। ट्रिगर हो गई। अब यहां पर आपकी जो है 1 2 3 और 4। अब यहां पर आपकी जो रिले हो गई R1 R2 R3 एंड R4, ये कनेक्शन हो गई। अब इसमें अंतर क्या है, यहां पर आप न्यूट्रल देते हैं और यहां पर आप देते हैं इनपुट फेस, और किसी किसी में आउटपुट भी होते हैं, तो उसके अनुसार वहां पर लिखा रहता है, आपको उसी के हिसाब से इनपुट आउटपुट देने होते हैं। इसमें क्या है कि आपको ये आपकी स्टेप के लिए है और ये आपके लिए वोल्ट के लिए है, यानी कि जो डिजिटल मीटर में वोल्ट दिखाते हैं ये उसकी प्रीसेट है, उससे आप उसकी जो इनपुट वोल्टेज है या आउटपुट वोल्टेज है उसे आप सेट कर सकते हैं, और इससे आप अपने स्टेप को सेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। अब इसमें जो है कनेक्शन कुछ इस प्रकार हो जाएंगे, जैसे कि यहां पर हो जाएगी आपकी जो ये पॉइंट है, यहां पर हो जाएगी आपकी T4 T3 T1 अब बची यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट, ये हो जाएगी T2 और यहां पर हो जाएगी ये T4। इस तरह यह कनेक्शन आपकी हो जाएगी। और यहां पर आप जो देख सकते हैं 1 2 3 और 4, इस तरह जो है आपकी ये पूरी कनेक्शन हो जाएगी, जिससे आप पूर्णतः कंप्लीट कनेक्शन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग जो है यहां पर है, और जो आपकी आउटपुट, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये टाइमर है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये बीच की रिले है। इस तरह आप 90 से 300 का कनेक्शन कर सकते हैं। ये जो है कनेक्शन 90 to 300 वोल्ट, 90 से 300 वोल्ट की ये कनेक्शन है, जो नई डिजाइन की किट है उसकी है। अब हम चलते हैं अगले कनेक्शन की ओर, जो साक्षी किट की है, वो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। चलिए इसमें भी बता देता हूं कि कनेक्शन उसकी कैसी है, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में फायदे या नुकसान क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगी जनरली कॉमन से कॉमन सेट शॉर्ट कर दी जाएगी, और यहां पर आप क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि T4 T3 T1 एंड T2। अब इसमें होता क्या है कि सिंपली आप ये टाइमर हो गया, यहां पर होगी आपकी आउटपुट और यहां पर होगी आपकी इनपुट, और इसमें भी आपको सेम टू सेम
वैसे ही शॉर्ट करना है कॉइल को। और यहां पर हो गया 1 2 3 एंड 4। ये आपकी जो हो गई कनेक्शन है। और यहां पर आपकी हो जाएगी इस पॉइंट को, इसको एनसी से, जबकि यहां पर हो जाएगी T4। यहां पर दोस्तों T4 हो जाएगी। अब होगा क्या, दोनों में कनेक्शन में क्या अंतर है कि यहां पर जब लाइट मिलेगी इनपुट को, यानी कि आपकी इनपुट जो है यहां पर लाइट मिलेगी तो सीधी एनसी पे जाएगी। एनसी के जाने के बाद आपको ट्रांसफार्मर में कनेक्शन चली जाएगी और आपको जो है फिर आपका सर्किट वर्क करेगा। ये सर्किट वर्क करने के बाद आपको आउटपुट पे सप्लाई देगी। जबकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप इनपुट जो देते हैं तो यहाँ पर सप्लाई सीधे इस रिले पे जाती है और उसके बाद सीधे यहाँ पर सेकेंड वाली रिले, यानी कि ये देख सकते हैं RL3 इस पर जाती है और यहाँ पर T1 पर कनेक्शन होती है। यानी कि जो इस पर है, इस पर आपको जो झटके हैं इस रिले पर भी झटके मिलेंगे और इस रिले पर भी झटका मिलेंगे। जबकि इसमें क्या है कि सिर्फ ये रिले पे झटका ज्यादा मिलेगा। यानी कि इस पर RL, ये दोनों रिले है, इस दोनों रिले पर यानी कि RL1 RL2 RL3 एंड RL4, यानी कि 3 और 4 दोनों पे झटके मिलेंगे। तो अगर रिले पर झटके मिलेंगे तो आपका ट्रांसफार्मर का झटका कम हो जाएगा और यहाँ पर रिले पर झटके मिलेंगे तो आपका ट्रांसफार्मर का झटका ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसमें ट्रांसफार्मर ज्यादा सेफ्टी से वर्क करता है, जबकि इसमें उतना ट्रांसफार्मर सेफ्टी नहीं रहता है। और दोनों में कनेक्शन आप देख सकते हैं कि दोनों सिंपली कनेक्शन है। थोड़ी सी अंतर कहाँ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट है और इनपुट के सीधे उसी रिले पर आपको T1 कनेक्शन है, उसके एनसी को कनेक्शन दे दिया गया है। जबकि यहाँ पर उसकी एनसी को सीधे आपको बगल वाले रिले यानी कि RL3 के कॉमन में दिया गया है और उसके एनसी से आपको 90 वोल्ट वाली टेपिंग का कनेक्शन दिया गया है। सेम टू सेम दोनों कनेक्शन इस तरह के होते हैं। और इसमें आपको जैसे अगर ब्रांड की कनेक्शन होती है, जैसे कि 1224 एक किट आता है, उसमें कनेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो लगभग नॉर्मली वो 4 रिले यानी कि 4 रिले में नहीं आता है, वो 5 रिले में ज्यादा आता है, यानी कि वो 7 स्टेप में ज्यादा आता है, जबकि ये 3 स्टेप रिले है। तो उम्मीद है कि आप दोनों कनेक्शन देख सकते हैं और आप डाटा को, जो डाटा बताया हूं उस पर ज्यादा प्रैक्टिकली इस ढंग से काम कीजिएगा, क्योंकि अगर नए डिजाइन वाला किट है तो सिंपली इस तरह के कनेक्शन कीजिएगा तो आपको काफी आसानी होगी। और इस तरह के कनेक्शन आपको साक्षी या उस टाइप की किट जो है, जो जनरली साक्षी डिजाइन की काम करती है, उस पर ये डाटा और ये डायग्राम बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करेगा। तो आप दोनों में से जो अच्छा लगे अपने कमेंट में जरूर कहिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट में जरूर कहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सॉल्यूशन। दोस्तों आज हम आपको 5 kV की स्टेबलाइजर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि 5 kV की स्टेबलाइजर हम पूरी तरह से सिंगल वीडियो देखें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मैं आप सीरीज करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने के बाद आपको होता क्या है कि आप उसे पूरी तरह देख नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर आप कोई वीडियो 1 घंटे की अगर आप देखेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और साथ में आपकी डाटा भी बहुत ज्यादा लगेगा। इस कारण आप पूरी वीडियो को नहीं देख पाएंगे। इसे मैं पार्ट बाई पार्ट बनाकर आपको दूंगा, और ताकि आप बारी बारी से पार्ट बाई पार्ट देखकर आप पूरी वीडियो को वॉच कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वीडियो में। ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर की मुख्य चीज होती है, उसके बाद होती है रिले और किट। तो ट्रांसफार्मर की तरफ चलते हैं। आपने ट्रांसफार्मर की बहुत सारी डाटा देखी है और मैंने बहुत सारी डाटा आपको बताई है। तो यहाँ पर मैं आपको डाटा नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि डाटा की वीडियो तो मेरी बहुत सारी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप
ये डिसाइड कीजिए कि आप रिवाइंड किस में करना चाहते हैं। बहुत सारे मित्र जो है गत्ते पर यानी गत्ते पर इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे मित्र जो हैं बॉबिन पर इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे मित्र ये कहते हैं कि गत्ते पर और बॉबिन पर दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों दोनों में हर चीज़ में एक प्लस पॉइंट होती है तो एक माइनस पॉइंट होती है। जैसे गत्ते में आप रिवाइंड करते हैं तो उसमें प्लस पॉइंट बहुत सारी हैं, कुछ माइनस भी है। पहले मैं प्लस पॉइंट की बात बताता हूँ। पहला नंबर, गत्ता आपकी सस्ता पड़ता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपये के अगर गत्ते लेते हैं तो उसमें कई बॉबिन आपको, कई ट्रांसफार्मर उस पर रिवाइंड हो सकते हैं। और उसमें आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हर साइज की गुटके रखें तो किसी साइज में उसे कटिंग करके आप किसी भी बॉबिन का जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैकल्पिक के तौर पर जैसे मैं 6 नंबर का इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभी मुझे 6 नंबर की आ जाती है तो मुझे गत्ते पे ही रिवाइंड करनी पड़ती है, क्योंकि 6 नंबर की बॉबिन उपलब्ध नहीं है, या फिर 6 नंबर 2.5 इंच होगी या 6 नंबर 3 इंच होगी। वो सब के अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उसका गत्ते पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि गत्ते पर आपकी वार्निशिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। जितनी अच्छी आपकी वार्निशिंग होगी उतनी मजबूत आपकी ट्रांसफार्मर होगी, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि वार्निशिंग से ही आपकी जो है ट्रांसफार्मर जो मजबूती, आंतरिक मजबूती होती है। तीसरी बात यह है कि गत्ते पर आप जो है इस्तेमाल करते हैं तो ये देखते हैं कि गत्ते पर आपकी जो है ट्रांसफार्मर की बहुत सारी चीज़ जो है आपको आसानी दिखती है। रिवाइंड करने आसानी दिखती है, लूप निकालने आसानी दिखती है, ये सब आसानी है। अब चलते हैं हम इसकी माइनस पॉइंट को। इसमें माइनस पॉइंट ये है कि इसमें आप नए जो अनुभवी स्टाफ नहीं है या फिर अनुभवी लोग नहीं है, इसको आराम से इस पर जो है कोर नहीं लगा पाते हैं। क्यों कि अगर थोड़ी सी अगर आपको कोर टेढ़ी या किसी तरह भी जाएगी तो आपकी जो है गत्ते कट जाते हैं, बॉडी शॉर्ट हो जाती है। दूसरी बात, गत्ते में आपकी जो है ट्रांसफार्मर उतनी अच्छी से टाइट नहीं कर पाते हैं। डर होता है कि कहीं आपकी गत्ते कटकर कॉपर में या फिर आपकी वायर में टच न कर जाए, इसलिए आप उतनी अच्छी से उसे टाइट नहीं कर पाते हैं, जिससे उसमें हमिंग होती है। तीसरी, कभी कभी आप देख सकते हैं कि बरसात में नमी के कारण ट्रांसफार्मर से एडी करंट के जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उसमें हल्के से झंझनाहट इत्यादि भी देने लगती है। ये गत्ते की माइनस पॉइंट है। अब चलते हैं बॉबिन की ओर कि बॉबिन में प्लस पॉइंट क्या है। तो बॉबिन में प्लस पॉइंट है कि इसे आसानी से आप रिवाइंड कर सकते हैं और इसे रिवाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, इससे आसानी से इसमें कोर लगा सकते हैं, कोर लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे बहुत अच्छी तरह से गत्ते के अपेक्षा से बहुत अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं ताकि इसमें हमिंग ना हो। ये सब इसकी प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट अब इसकी देखिए क्या है, गत्ते से बॉबिन आपकी कॉस्टली पड़ती है। दूसरी बात, ये आपको दूसरी बात आप देख सकते हैं कि इसमें आपको करना क्या है कि बॉबिन जो है उसमें आपकी वार्निशिंग अच्छी तरह से नहीं होती है, क्योंकि उसमें वार्निश के लिए बहुत कम जगह मिल पाते हैं। यानी कि जो लूप निकालते हैं वहाँ पर या फिर कहीं से अलग से बिल से छेद किए रहते हैं, वहीं पर उसमें वार्निशिंग हो जाती है। यानी कि वार्निशिंग अच्छी तरह से नहीं होती है, जिससे उसकी आंतरिक जो है मजबूती थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं कि उसमें और क्या माइनस पॉइंट है। जैसे उसमें लूप निकालने के लिए भी आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि कहाँ लूप निकालनी है उसके लिए या तो पहले से आप एक्स्ट्रा दिमाग में लगा लेते हैं कि हमको यहाँ पर लूप निकालनी है, तो पहले से आप ड्रिल से उसे बॉबिन में छेद कर लेते हैं या फिर बाद में कटिंग करते हैं। ये बेसिक इसकी माइनस पॉइंट होगी। तो चलते हैं अब इसके बाद इसकी आगे बढ़ते हैं इसके स्टेबलाइजर की ओर। तो जब आपकी स्टेबलाइजर बन जाएगी तो उसको कोर भी आराम से आपको ठोकनी है और उसके बाद उसे टाइट करनी है, अच्छी तरह से टाइट इत्यादि कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं हम उसके स्टेबलाइजर की ओर। कैबिनेट आप अपने मन पसंद के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन कुछ कैबिनेट ऐसी होती है जैसे कानपुर वाली जो कैबिनेट है या फिर दिल्ली की कैबिनेट जो है, उसमें आपकी अच्छी बात यह है तो उसमें पूरी एमसीबी निकल जाती है बाहर। यानी कि पूरी एमसीबी बाहर निकलने से आपका फायदा यह होता है कि उसमें किसी भी कंपनी का एमसीबी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और उसमें आपको एमसीबी लगाने के बाद आपको टाइट इत्यादि करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और पटना इत्यादि में बहुत सारे जो ऐसे कैबिनेट मिलते हैं
जिसमें आपको होता क्या है कि उसमें सिर्फ एमसीबी के जो आगे की जो पर्सन है वही निकलता है, बाकी सारी एमसीबी अंदर रहती है। उसमें दिक्कत क्या होता है कि कभी कभी आप हेल्स इत्यादि के लगाते हैं तो लग जाते हैं, चाहे आप एंकर इत्यादि के लगाना चाहें तो उसमें नहीं लग पाते हैं। दूसरी बात, उसे आप अगर ज़्यादा टाइट करते हैं तो थोड़ी ऊपर या नीचे होने पर वो आसानी से ऑन ऑफ नहीं होती, यानी कि हमेशा ऑफ रहती है, ऑन ही नहीं होती है। ये सब उसमें परेशानी है। तो ऐसी कैबिनेट में ले जो सूटेबल हो। प्लस आप फोल्डिंग जो कैबिनेट है वो लीजिए। उसमें फ़ायदा क्या है कि आप अगर कहीं से मंगवाते हैं तो आपको ले जाने में भी, नए खरीदने में, परचेज करने में आपको आसानी रहती है, उसमें दाग कम लगते हैं। साथ में आप मजबूत कैबिनेट लगाते हैं तो अच्छी बात है। अब चलते हैं हम इसमें मीटर इत्यादि के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आप उसमें कोई भी मीटर लगा सकते हैं। पहले एनालॉग मीटर बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन अब डिजिटल मीटर बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो आप अलग से डिजिटल मीटर और अलग से किट आती है, उसे भी आप लगा सकते हैं। उसमें आपके साथ परेशानी ये है कि उसकी मीटर जो है वो सक्सेस नहीं होती है, बहुत जल्द खराब हो जाती है। उसके रिपेयर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं बहुत जल्द वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब रह गई बात कि उसमें क्या है कि उसमें हमेशा मीटर खराब होती रहती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि अब मैं बहुत जल्द ही अभी हाल में निकाला हूँ न्यू डिजाइन की जो किट और उसके डाटा है, उसको मैंने निकाला है। उसमें मैं उसी किट का इस्तेमाल किया है जो इसमें आपको मीटर और किट साथ में इंक्लूड है। ये किट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको फायदा यह होगा कि इसमें आपकी मीटर जल्द खराब नहीं होगी। ये आपकी सबसे अच्छी और प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, इसमें आपको एक चीज और है, फायदा ये है कि इसकी जो है बजट लो होती है। यानी कि अगर आप एक मीटर लेते हैं, अच्छी खासी मीटर किसी भी कंपनी के, एनसीसी या फिर एनएससी, कोई भी कंपनी की आप जो मीटर इस्तेमाल करते हैं वो लगभग 70 से 80 रुपये के बीच में आपको मिलेगी। और साथ ही में अगर आप किट का इस्तेमाल करते हैं तो साक्षी इत्यादि के लेते हैं तो आपको लगभग 200 रुपये की 300 वोल्ट वाली ये मिलेगी। तो आपको 270 या 80 हो जाएगी। तो जनरली मीटर और एनालॉग मीटर और जनरली किट, अगर आप साथ में डिजिटल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिजिटल मीटर लगभग 200 रुपये या 220 रुपये की इन आउट वाली मिलेगी। तो आपकी लगभग 200, 200, 400 हो जाएगी। लेकिन 310 या 315 या 270, 80 तक में आपको डिजिटल मीटर के साथ में इंक्लूड जो है ये मिल जाएगी। तो इसे आपको लगाने में भी अच्छी लगेगी, साथ में आपको टेंशन भी कम रहेगा। तो आप इस मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं स्टेबलाइजर की कैसे असेंबल करना है। आप रिले जो है किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि डनमेक, पावरमैन, रुकमैन, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं। प्लस ये है कि अगर आप 12 वोल्ट की किट इस्तेमाल करते हैं तो 12 वोल्ट वाली किट के साथ में आपको 12 वोल्ट की रिले इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन अगर आप 24 वोल्ट की इस्तेमाल करते हैं, जैसे अधिकांश कंपनियां या फिर अधिकांश लोग 24 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 24 वोल्ट की रिले इस्तेमाल करनी होगी। और आपको अब चलते हैं वीडियो को कि आपको इसमें कैसे रिले एडजस्टमेंट करनी है, ट्रांसफार्मर आपको एडजस्टमेंट करनी है और कैसे आपको फुल कंप्लीट वीडियो बनानी है। तो चलते हैं पहले हम रिले की ओर। जैसे कि इस कैबिनेट में आपको देखना है कि ये रिले लगी हुई है और यहाँ पर आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको आगे की वीडियो बता रहा हूँ। मोबाइल हैंग कर रहा है। दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू रिपेयर स्टेबलाइजर। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये स्टेबलाइजर जो है इसमें अलग से पीसीबी लगी हुई है जिसमें रिले लगे हुए होते हैं। ये अक्सर एसी वाले जितने भी स्टेबलाइजर होते हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं। उसमें ट्यूटोरियल ट्रांसफार्मर होता है, एक अलग से किट होती है और आप देख सकते हैं कि ये किट जो लगी है वो सिंपली आपको एसी वाली स्टेबलाइजर है, यानी आप किसी भी स्टेबलाइजर में इस किट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों अगर आपको स्टेबलाइजर आते हैं और उसकी किट ख़राब है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्यूटोरियल ट्रांसफार्मर है, क्योंकि अधिकांश कंपनियाँ ट्यूटोरियल ट्रांसफार्मर ही यूज करते हैं और ये छोटे वाले चिप रिले जो होते हैं उन्हें ऑपरेट करते हैं। तो इस किट में आपको यहाँ पर दिखाया गया कि ये किट आप आसानी से लगा सकते हैं और ये चलेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई स्टेबलाइजर में ये किट लगाए थे और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। सिंपली अगर आपकी किट रिले इत्यादि जल जाते हैं तो आप हो जाते हैं परेशान कि ओरिजिनल किट कहाँ से मिले, तो आप ओरिजिनल नहीं इस किट को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो सिंपल किट है
30 एम्पियर वाली, यानी कि ये AK और बहुत सारे ब्रांड बनाती है, इस किट का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है कि इसकी कनेक्शन जो होती है थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि जो ब्रांड अपनी जो किट लगाता है उसकी डिजाइनिंग कनेक्शन की थोड़ी सी अलग है और इसमें सिंपली अलग होती है। और इसकी कनेक्शन के लिए आप क्या करना है, आपको वोल्ट माप लेने हैं और बिल्कुल जहाँ पर जो टेपिंग लिखी हुई है उसके हिसाब से आपको सोल्ड कर देने हैं और कुछ करना है नहीं। सोल्ड करने के बाद सिर्फ एक डाउट होती है इसमें, क्योंकि इसमें कंपनी जो है 2 तरह की टेपिंग निकालती है ट्रिगर वोल्ट के लिए, एक 0 वोल्ट 24 वोल्ट और एक निकालती है 35 से 40 या 42 वोल्ट तक निकालती है। बस आपको टेस्ट में वही करने हैं कि आप जो रिले किट पर दे रहे हैं वहाँ पर आपको 35 से 40 वोल्ट वाली ना हो, क्योंकि अगर 35 से 40 वोल्ट वाली होगी तो आपका रिले ख़राब होगा, किट ख़राब होगा और साथ में आपकी जो है किट बहुत जल्द ही जल जाएगी। क्योंकि आपको अगर 35 वोल्ट अगर चली जाएगी किट में, तो जब वोल्टेज अप करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो 35 वोल्ट 55 या 60 वोल्ट पे जाती है। जबकि ब्रांड वाली किट में क्या करते हैं कि उसके रिले से उसे एक समय के बाद उसे चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद आपको जनरल 24 वोल्ट वाली पे कर देते हैं, क्योंकि इसमें इनपुट रिले है उल्टा वर्क करता है। उल्टा वर्क करने के लिए ज़्यादा वोल्ट चाहिए, इसीलिए ज़्यादा वोल्ट दी जाती है और सिंपली और इसमें और कुछ करना नहीं होता है। तो बस उसके हिसाब से आप इसे सेट कर दीजिए, क्योंकि 35 वोल्ट वाली टेपिंग आप हटा दीजिए, उसके बाद 0 और 24 वाली टेपिंग लगा दीजिए और उसके बाद जो 5 लूप है उन 5 लूप को सीरीज बाई आप देख सकते हैं कि सीरियल बाई आप उसको सोल्ड कर सकते हैं। मैंने सारे नाप कर वोल्टेज सेट सोल्ड कर लिया है और मैं सब पे पहले वोल्टेज मैनेजमेंट कर लेता हूं कि सारे रिले पर मेरे वोल्टेज जो है सही है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी सारे रिले पे वोल्टेज सही नहीं होते हैं, कनेक्शन गड़बड़ होती है तो रिले खटपट करने लगते हैं और ये चिप रिले बहुत जल्दी ही चपक जाते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और बिल्कुल और कुछ नहीं करना है। और मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि कोई भी इसी इन्वर्टर में कोई भी किट लग सकती है, आप कोई भी किट लगा सकते हैं। आप चाहें तो अलग से 4 रिले लगाकर डिजिटल किट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चिप रिले जो है ये सस्ता पड़ेगा, ये आपको लगभग 320 या 330 में आपको मिल जाएगी। आप इसे लगाकर 500-600 में आराम से दे सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग रिले लगाइएगा तो आपको लगभग 700-800 रुपये से ऊपर पड़ जाएंगे और दोनों का जो कैपेसिटी है लगभग उतना ही होगा। तो मैं राय दूंगा कि आप इस किट का इस्तेमाल करें और इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको और इसके बारे में क्या ज़्यादा जानना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वीडियो को पूरा ख़त्म होने जा रहा है, तो हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेमी ऑटो स्टेबलाइजर क्या होता है? तो आज हम वो बनाने के बारे में बात करेंगे कि सेमी ऑटो स्टेबलाइजर क्या होता है और हम कैसे बनाएंगे, इसका यूज कहाँ हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सामने आपको एक मैनुअल स्टेबलाइजर, यानी कि इसमें एक रोटरी लगी होती है, एक डीपीडीटी लगी होती है जिससे हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ये अपने आप वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। यानी कि उसमें आपको कोई भी स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और दोनों के ट्रांसफार्मर सेम टू सेम एक ही ट्रांसफार्मर से दोनों का काम कैसे होगा इस वीडियो में ये बताया गया है। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम है कुछ छोटा है, इसे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में मैं इसे डाल दूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर वो ट्रिगर है किट इत्यादि के लिए और यहाँ पर 8 वायर निकले हुए हैं रोटरी के लिए। यहाँ पर एक रोटरी लगी हुई है और रोटरी से एक और कॉमन, यानी कॉमन और एक से डीपीडीटी में दी गई है। और जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 लूप निकले हैं और इसे आपको स्टेबलाइजर में दे दिया गया है, इसकी कनेक्शन कर दी गई है। इसकी कनेक्शन आप देख सकते हैं डायग्राम के अनुसार में और इसकी जो डाटा है आगे आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसमें एक 909 यानी कि 018 का उपयोग किया गया है और दोस्तों इसमें मैनुअल किट का उपयोग होगा जो 324 IC पे आधारित है और मैंने बहुत बार उसका डाटा और डिज़ाइन में सब कुछ बताया है। तो 324 वाले पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीपीडीटी स्विच लगी हुई है और डीपीडीटी स्विच से क्या होगा, एक तरफ कीजिएगा तो आपकी जो है वोल्टेज जो है सेम टू सेम
ऑटोमेटिक की तरफ हो जाएगी, जबकि नीचे कीजिएगा तो आपको मैनुअल की तरफ हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए बहुत सारे लोग जो है डबल रोटरी वाले स्टेबलाइजर बनाते हैं, तो मैं उसका कनेक्शन भी आगे बता दूंगा कि वो कैसे बनेगा। यहाँ पर आपको मैनुअल टू ऑटोमेटिक बनाने का आपको जो है डाटा दिया गया है और डायग्राम दिया गया है, इससे आप मैनुअल टू ऑटोमेटिक बना सकते हैं। इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, कंप्यूटर चलाने होते हैं, और बाकी समय में जब कंप्यूटर नहीं चलती है तो इसे आप अपने घरों में लोग यूज करते हैं, उसके लिए इसका उपयोग होता है। या फिर डीजे वाले लोग भी इस तरह का स्टेबलाइजर बनवाते हैं। तो इस तरह के स्टेबलाइजर में आपको फ़ायदा ये है कि इस पर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके और जो कंट्रोल इत्यादि है जो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होंगे, सिर्फ इसमें एक ही ट्रांसफार्मर के यूज किया गया है मैनुअल और ऑटोमेटिक करने के लिए। बाकी डाटा इत्यादि सब कुछ आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल संबंध। दोस्तों आपको मैंने मैनुअल टू ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बनाने के बारे में बताया था, और अब आप लोग का ये एक कंप्लेन होगा कि इसमें मैनुअल टू ऑटोमेटिक में तो आप समझ गए कि फ़ायदा क्या है, मैंने बता भी दिया, और उसके डाटा भी मैंने 2 KB की दे दी। उसके एवरेज से आप कितने भी KB का, 1 KB, 2 KB, 3 KB, 5 KB का डाटा निकाल सकते हैं। कमेंट में कहिएगा तो मैं आपको वो डाटा भी निकाल दूंगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें किट कौन सा लगेगा, और कनेक्शन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको कनेक्शन कौन सी रखनी है और डाटा कौन से होंगे। तो आप देख सकते हैं कि डाटा जो है इस तरह है, और इसके हिसाब से आप कनेक्शन आप भी देख सकते हैं कि कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है। सिंपली जो मैं कनेक्शन करता हूँ वो उसी टाइप का कनेक्शन होगा जैसे ऑटोमेटिक का होता है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा। और कनेक्शन के लिए कहिएगा तो मैं व्हाट्सएप पे इसकी स्टेटस डाल दूंगा, या फिर मैं इसकी जो है लिंक डाल दूंगा कि आप कनेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद आती है कि इसमें किट कौन सी लगेगी। तो दोस्तों इसमें आप 6 प्रीसेट वाली, 4 प्रीसेट वाली किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसमें 6 प्रीसेट वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक ट्रांजिस्टर यानी कि एक लास्ट वाले ट्रांजिस्टर को आपको छोड़ देना है, बाकी 5 ट्रांजिस्टर का आप इस्तेमाल कर लेना। दोस्तों इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें टाइमर ज़्यादा देर होती रहती है, जबकि 4 प्रीसेट वाले में टाइमर बहुत कम होता है। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस किट का। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कहें, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कहिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, क्या आप सेमी स्टेबलाइजर की डाटा जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपको 2 KB का स्टेबलाइजर की डाटा बताएंगे, और ये सिखाएंगे कि आप कैसे सेमी ऑटो स्टेबलाइजर बना सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होगा रिवाइंडिंग सेम टू सेम होगा, सिर्फ इसके डाटा में अंतर है। और आप डाटा देख सकते हैं, ये इसकी डाटा है, यानी कि यहाँ पर एक तरफ आपकी हो जाएगी न्यूट्रल, और उसके बाद जो ऑटोमेटिक 2 KB में जो मैं डाटा बताता हूँ वो डाटा यहाँ पर आपको मौजूद है। और उसके बाद इस तरफ आपको मैनुअल के लिए, यानी कि दूसरी तरफ आपको मैनुअल के लिए डाटा बनाने होंगे, और दोनों को जो कॉमन होगा, न्यूट्रल होगा, वो एक ही होगा। सिर्फ उसमें आपको डाटा जो है वो अंतर होगी, और डाटा भी टर्निंग सेम टू सेम ही होगी। सिर्फ उसमें आपको कुछ चेंजिंग करनी है, जो चेंजिंग आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेम टू सेम वैसे ही चेंजिंग करनी है, और सेम टू सेम आप देख सकते हैं कि ट्रिगर भी सेम टू सेम होगा, रिले भी सेम टू सेम यूज होगा, यानी कि सब कुछ सेम टू सेम है। सिर्फ इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक इसलिए कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर इत्यादि चलाते हैं जिसमें फ्लक्चुएशन से उनकी जो है कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाती है, या फिर वो चाहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए डीजे चलाऊं, डीजे ले जाऊं, उसके बाद मेरा जो बाकी समय है वो घर में यूज हो। ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपर्पज़ के लिए सेमी ऑटो कंडक्टर, सेमी ऑटो स्टेबलाइजर की यूज होती है, जो इस प्रकार है। ये 7 नंबर 2 इंच में है, और इससे आप एक कंप्यूटर और
उससे जुड़ी हुई चीज़ें चला सकते हैं, और उसके बाद अगर ना हो तो उसे ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। बहुत जगह फ्लक्चुएशन होने के कारण भी जो है ये स्टेबलाइजर काम करते हैं। तो दोस्तों इसका आगे वीडियो हम देखेंगे, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसे चीज़ हैं जैसे कि आप स्टेबलाइजर बनाते हैं, इन्वर्टर बनाते हैं, पंखे बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, और आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से कोई वर्क सीख ले तो बहुत अच्छी बात है। तो इस चैनल पे आपको स्टेबलाइजर इन्वर्टर संबंधी ही वीडियो मिलेंगे जो परफेक्ट आपको बताएंगे। तो अगले राउंड में मैं आपको एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर की जो है सारी डाटा बताने वाला हूं, क्योंकि कॉपर इतना महंगा हो गया है कि आप कॉपर में अच्छी क्वालिटी की स्टेबलाइजर दे नहीं पाते हैं मार्केट में कंपटीशन के कारण। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 5 kVA के जो स्टेबलाइजर है वो टंच अगर असली बनानी हो तो आपको 8 नंबर 3.5 इंच या 4 इंच में बनेगी। मेरे पास उसके बहुत पुराने डाटे भी हैं, और मैं जब काम करता था तो 8 नंबर 4 इंच में 12 नंबर वायर से बनाता था। आज 8 नंबर 4 इंच में 12 नंबर वायर से जो है 8 kVA बनता है। 5 kVA का स्तर इस तरह से गिरते चला गया कि 4 इंच के बाद 8 नंबर 3.5 इंच, 3.5 इंच के बाद उसके बाद 3 इंच, 3 इंच के बाद 7 नंबर 5 इंच, 7 नंबर 5 इंच के बाद 7 नंबर 4 इंच तक आ गया है। सोचिए स्तर उस तरह के किस तरह गिर गया है। दूसरी बात, जो कॉपर वायर थी 12 से 13 नंबर, 13 से 14 नंबर, 14 से 15 नंबर, आज 16 नंबर तक हो गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर 16 नंबर वायर से आप ट्रांसफार्मर 7-4 में बनाकर किसी को देते हैं, अगर वो कम लोड में, चूंकि कम लोड में आपको स्टेबलाइजर बना देगा और लोड दे देगा, अगर कम लोड में आपके स्टेबलाइजर को कम वोल्ट पे चला दे तो आपकी स्टेबलाइजर जल जाती है, तो उससे आपका नुकसान है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने तो 1 ईयर का जो है उसमें गारंटी दिया था, तो 1 ईयर का जब गारंटी दिया था तो मैं ज़्यादा समय का मुझे कोई चक्कर नहीं है। उससे क्या होगा दोस्तों कि मेरा कम से कम 1 ईयर चल जाए, उसके बाद जल जाए तो कोई बात नहीं। तो वो बेचने वाले के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत जो दूसरी जगह से लाते हैं और बेच देते हैं। लेकिन अगर आप बनाने वाले हैं तो ये सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी स्टेबलाइजर अगर कहीं जाकर 5 साल या 6 साल बाद आती है, जैसे मेरे कई स्टेबलाइजर 10-10 साल पे आते हैं रिपेयरिंग के लिए, वो कस्टमर ढूंढता हुआ, चूंकि मेरे 12 साल से तो एक जगह मैं दुकान चेंज किया था, तो ढूंढता हुआ मेरे पास आएगा और रिपेयर करवाता है। क्यों? क्योंकि उसे पूरे फेथ था कि इन्होंने जो स्टेबलाइजर बनाकर हमें दिया है वो 10 साल तक मुझे किसी मैकेनिक्स को दिखानी नहीं पड़ी। और उसके बाद जब वो मेरे पास आता है तो मैं जितने पैसे मांगता हूँ उतने पैसे देता है, वो कम कराने की कोशिश नहीं करता। जानता है कि इन्होंने जितना बढ़िया सामान दिया है, बहुत अच्छा वर्क किया है। इस तरह आपका जो है रॉयल्टी बढ़ेगी। प्लस अगल बगल अगर आपके कोई स्टेबलाइजर कीन कर भी लाया है उसके, तो वो ये कहता है कि देखिए मेरा स्टेबलाइजर इतने सालों से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका स्टेबलाइजर जल गया या लोड नहीं ले रहा। ये सब बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात कि आपको एक और बात समझ में आनी चाहिए कि बढ़ते कंपटीशन में क्या क्या हम लोग तो वायर गेज तो पतला कर ही दिया, टर्निंग भी कम कर दी है। नतीजा क्या होता है? बिजली बिल ज़्यादा होने लगती है, ज़्यादा उठने लगती है। एल्युमिनियम वायर में ये चीज़ नहीं है। तो मैं आपको एल्युमिनियम वायर की पूरी A to Z आपकी डाटा जो है बना कर दूंगा, बता कर दूंगा। कौन कौन सी आपको चाहिए वो आप कमेंट में कर दीजिएगा। जैसे कि मैं इसके में जो है बनाने वाले ट्रांसफार्मर की जो डाटा है आपको 90 से 300, 90 से 440, 70 से 440, 50 से आपको 50 से भी 440। तो ये 70 और 50 की जो 440 है ये आपको डिजिटल किट में नहीं बनेगी, बाकी सब आपको जो है डिजिटल किट में बनेगी। उसके बाद 140 से 440, उसके बाद आपको 140 से 440 के बाद 200 से 500। क्यों? क्योंकि अगर जहां आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, जहां पर वोल्टेज अच्छी है, वहां पर के लिए अगर डबल फेज स्टेबलाइजर बनते हैं तो आपको 200 से 500 बनानी पड़ेगी। जैसे कि
बहुत सारे हैं, जल नल योजना, ये सब की बहुत सारे स्टेबलाइजर जो है वो आपको 200 से 4, क्योंकि वो जब भी चलेगी तो डबल फेज भी चलेगी। तो इस सब की सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अब अगले श्रृंखला की ओर। आप कमेंट में जरूर कहिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस किस चीज़ के डाटा चाहिए जो परफेक्ट प्रैक्टिकली हो। और दोस्तों इसके बाद में आपको आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा कि जैसे कि ट्रांसफार्मर की क्वालिटी भी कई प्रकार की बनानी है, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर की गारंटी वाले जो ट्रांसफार्मर है उनको मैं भी बताऊंगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टेबलाइजर बेचते हैं या फिर बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को, कस्टमर को ये शिकायत आती है, क्योंकि बहुत जगह हो गया कि बिजली की जो इतनी बढ़िया वर्क हो रही है, बिजली प्राइवेट हो जाने के कारण वोल्टेज बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन जिनके पास स्टेबलाइजर है वो स्टेबलाइजर फेंक तो नहीं देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि आपका स्टेबलाइजर हटाने के बाद मेरी बिजली बिल ज़्यादा आती है और स्टेबलाइजर लगाने के बाद बिजली बिल कम आती है, वोल्टेज अच्छी रहती है, इसके बाद भी आपकी स्टेबलाइजर जो है यूज होता रहता है। आप उन्हें कहते हैं कि आप बाईपास कर दीजिए, तो कहीं कहीं बाईपास लोग भी कर देते हैं, कहीं कहीं बाईपास करने में लोग डरते हैं। क्यों कि अगर किसी कारण हाई वोल्टेज आ जाए, लो वोल्टेज आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्टेबलाइजर को ऑन कर सकते हैं, लेकिन एकाएक हाई वोल्टेज आए तो मेरे जो घर के सारे रिक्वायरमेंट हैं जल जाए। तो बहुत सारे लोग हैं कि उसके लिए हाई कट बनवाते हैं अलग से। मैंने भी 1-2 हाई कट बनाकर अलग से दिए। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हाई कट बना कर दे दूंगा तो उनका हाई कट से काम चलने लगेगा। अगर मैं स्टेबलाइजर बेचता हूँ तो फिर वो कस्टमर जिद करने लगेंगे कुछ दिन के बाद कि ऐसा कीजिए सर कि आप ये स्टेबलाइजर बिकवा दीजिए। तो आप वो स्टेबलाइजर को कितना बिकवाइएगा, कितने लोगों का बिकवाइएगा, इससे आपका भी नुकसान है, बिकेगा कस्टमर को उसको भी नुकसान है, क्योंकि वो ज़्यादा रकम में लिया था, अब कम रकम में बेच रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसका कोई यूज नहीं, और फिर किसी कारण आपका वोल्टेज का प्रॉब्लम होने लगता है तो फिर वो सोचते हैं कि ये मैंने बेचकर गलती की। तो उसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप हाई कट तो डालते ही हैं। अब ऐसा कीजिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग से हाई कट बना के देते हैं, तो अलग से हाई कट बना के दीजिएगा तो आपको भी प्रॉब्लम, कस्टमर की प्रॉब्लम, साथ में कस्टमर के ज़्यादा पैसे लगेंगे। कैसे? अगर आप जनरल 5 kV के हाई कट बनाते हैं तो उसमें होता क्या है, आप अलग से एक बॉक्स लगाइएगा, 2909 लगाइएगा या फिर 1208 लगाइएगा, कुछ भी लगाते हैं वो लगाइएगा, रिले लगाइएगा, किट लगाइएगा, फिर 83 या फिर जो कनेक्टर है वो लगाइएगा, तो इंडिकेशन के लिए इंडिकेटर लगाइएगा। सारे कुछ लगाएंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे खासे खर्चे लगभग 500 से 600 लग ही जाते हैं, ऊपर लग जाते हैं। और उसके बाद एक कस्टमर के एक और झमेला हो जाता है कनेक्शन करने का, कि अब उनको क्या कनेक्शन करना होता है, पहले हाई कट लगाइएगा, हाई कट के बाद स्टेबलाइजर लगाते हैं या फिर मकान में लगाते हैं, फिर किसी कारण से वोल्टेज अगर हाई स्टेबलाइजर हटा भी देते हैं तो फिर करते क्या है कि उनके साथ प्रॉब्लम एक और आ जाती है कि अगर किसी दिन वोल्टेज अगर हाई आने लगी तो फिर उनको हटाते हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, उनका सब उड़ जाता है, सारे कभी बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, मोबाइल चार्जर खराब हो जाते हैं, या फिर लो आने लगते हैं तो फिर स्टेबलाइजर के लिए लगाना पड़ता है, तो फिर मैकेनिक्स को खुद ढूंढते हैं। तो ऐसा करने से उनको भी परेशानी है, आपको भी परेशानी है। लेकिन आज की वीडियो में मैं ऐसा एक ट्रिक बताने जाऊंगा, उस ट्रिक से आप स्टेबलाइजर में ऐसा कर सकते हैं कि आप स्टेबलाइजर में बाईपास कनेक्शन कर दीजिए और वो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो चीज़ कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको कुछ नहीं, सिर्फ 2909 और एक ऑटो कट किट लगाइए, जनरली बड़ी वाली, और ऑटो कट किट लगाकर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं कि आप हाई कट। तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं कि ये नया तरह का हाई कट कैसे बनेगा। तो दोस्तों आपका स्वागत है कि मैंने आपसे कहा था कि आप हाई कट और स्टेबलाइजर के बारे में कुछ बताया था। तो चलिए हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं कि मान के लिए अगर कस्टमर कहता है कि आपको हाई कट अलग से बनाने हैं तो आपको बॉडी इत्यादि सब कुछ लगाने पड़ेंगे जो काफ़ी महंगे पड़ेंगे और अलग से एक कनेक्शन का एक झंझट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जनरली जो कनेक्शन बताता हूँ बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप बाईपास सिस्टम का अगर कनेक्शन जानते हैं तो कुछ इस प्रकार होते हैं बाईपास सिस्टम का कनेक्शन। तो मैं बाईपास सिस्टम का कनेक्शन के ही बारे में बताऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MCB जो आउटपुट रिले है
उसकी एनसी पर आपकी जो जुट जाती है, एमसीबी से इनपुट आती है वो आ जाती है, एनसी पर कनेक्टेड हो जाती है और एमसीबी के द्वारा। और अगर आपको इसके पूरी कनेक्शन नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूँ और आगे भी अगर कहिएगा तो मैं बता दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉमन है इसकी एनो पे सप्लाई चली गई है, जबकि इसके कॉमन से आउटपुट दे दी गई है, यानी कि रिले की जो कॉमन है आउटपुट की उससे आपकी आउटपुट सप्लाई होगी है और जो एनसी पर है उससे एमसीबी के द्वारा भेज जाएगा, जबकि इस पर एनो पर आपको ये हो जाएगा। जनरल ये किट आप भी जानते हैं और सभी लोग भी जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में और हम आगे बात करते हैं कि आपको आप करना क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमको 909 अलग से या 12012 आपको लगानी है, जो आपको एक सिरा जो ये सिरा है आप ये सिरा आपको इन यानी कि न्यूट्रल पर जोड़ देनी है, जबकि ये जो है एमसीबी से जो फेज आ रही है यानी कि यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट है ये सीधे इस पर जुट जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट जुट गई। तो इसे अब क्या होगा कि यहाँ पर जब बाईपास करते हैं तो इस पर इनपुट पर इस जो 909 है इस पर आपको सप्लाई मिलने लगती है। और फिर यहाँ पर एक जनरल ऑटो कट किट है, ये आप समझ सकते हैं कि ऑटो कट बड़ी वाली जो ट्रांजिस्टर है उसकी किट उपलब्ध है मार्केट में लगभग 25 से 30 रुपये के बीच में। वो किट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर बढ़िया किट चाहें तो बढ़िया किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरल ऑटो कट की किट चाहिए। और इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो सप्लाई होती है, ठीक हम रिले की नेगेटिव और पॉजिटिव जो है यानी कि जो कॉमन होती है उस पर हम पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे, और जो सभी रिले की कॉमन होती है और नेगेटिव होती है तो नेगेटिव वाले पर दे देंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक अड़चन ये है कि अगर हम डीसी मोड में अगर यानी कि बाईपास मोड में हम इसे चालू करते हैं तो ये तो वर्क करेगी और आप हाई कट हो जाएगी, यानी कि हाई कट सेंसिंग कर देते हैं, यानी कि 300 या 260 के ऊपर जब आती है 270 के ऊपर आती है तो ये हाई कट हो जाएगी। ये जनरली आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें होगा क्या आप कि जब यहाँ पर आप सप्लाई दीजिएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपकी डिजिटल किट में सप्लाई चली जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपका जो है डिजिटल किट ख़राब हो सकता है, फिर या ये किट ख़राब हो सकता है, ये हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 डायोड लगा देना है, यहाँ पर और यहाँ पर आप 2 डायोड लगा देंगे, जिसका पॉजिटिव सीधा रिले की पॉइंट की तरफ होगी और नेगेटिव सीधा आपको यहाँ पर हो जाएगी अलग में। दोनों मतलब दोनों तार है, एक ऑटो कट के रिले और यहाँ पर डिजिटल किट के रिले की जो पॉजिटिव आती है सिर्फ आउटपुट रिले पर एक एक डायोड लगा देने हैं, ताकि आपको रिवर्स वोल्टेज न मिले। और दूसरी बात आपको करनी क्या है कि यहाँ पर एक कंडेंसर लगा सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पे, ताकि अगर डायोड लगाने के कारण कुछ वोल्टेज कम हो तो उसे ये मेंटेन कर देगा। और कुछ नहीं करना है इसमें, और आप ऑटो कट इस पर सेट कर सकते हैं। इसमें आपकी जो है रिले, कैबिनेट और HT3 यानी सभी चीज़ की जो है पैसे बच जाएंगे कस्टमर के साथ में। अलग से कनेक्शन के लिए भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन भी आपकी जो है ख़राब होने से बच सकती है। और अगर इसमें और क्या परेशानी है आपको, अगर वोल्टेज किन्हीं कारणों से हाई रहने लग रहा है या लो होता है तो बस करना क्या है, बाईपास से हटाकर स्टेबलाइजर से कर देनी है। तो बिल्कुल ये सेम टू सेम इस फंडे पर काम करता है। और अगर समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट कहिएगा। जनरली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक आपको ऑटो कट से सप्लाई दे देनी है। ऑटो कट यहाँ जो है ये 750 मिली एम्पियर के ट्रांसफार्मर है, 12012 या फिर 909 ऑटो कट किट में दे दिए। ऑटो कट से सप्लाई हमने सीधे रिले पर डायरेक्टली दे दिया। आप बीच में क्या किया है, एक एक हम यहाँ पर डायोड लगा देते हैं और 2 डायोड लगा देंगे दोनों तरफ, ताकि आपकी रिवर्स वोल्टेज जो है हमारी वापस किट में न जाए। किट से आपको जो सप्लाई है रिले पे मिल जाए, लेकिन रिले से सप्लाई आपको यानी कि एक रिले ऑन होती है तो दूसरे किट से यानी कि डिजिटल किट ऑन होती है तो ऑटो कट रिले पे सप्लाई नहीं मिलेगी और डायोड लगे रहेगा तो। और अगर ऑटो कट रिले ऑन होगी तो आपके डिजिटल किट पर सप्लाई नहीं मिलेगी। बस इतना ही करना है दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको ये जो है पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा। और इस वीडियो को मैंने कुछ सोच समझ के बनाया है, क्योंकि बहुत जगह स्टेबलाइजर की जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, वोल्टेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एग्रीकल्चर। दोस्तों
अब हर चीज़ की रेट बढ़ गई है, कॉपर इत्यादि की भी रेट बढ़ गई है, रिले की भी रेट बढ़ गई है। और बहुत सारे मैकेनिक्स भी सोचते हैं कि मैं कम से कम रिले कौन सा लगाऊं। तो अभी मैंने नेट पर सर्च किया तो बहुत सारे जो है इस रिले के बारे में भी हमको कुछ जानकारी मिली है, जिसका नाम है वोल्टेक, और ये है आपकी जो है डनमेक की रिले। ये दो तरह के रिले हैं। तो मैं इसको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अगर मैन्युफैक्चर हैं तो आपको कौन सी रिले लगानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आप देख सकते हैं कि दोनों देखने में सेम टू सेम है, और पॉइंट भी जो आपको दिख रही है यहाँ पर भी सेम टू सेम, हर कुछ सेम टू सेम है, साइज भी लगभग सेम टू सेम है। लेकिन अगर आप मैकेनिक्स हैं, रिपेयर करते हैं, तो आप ये आपको जो है वोल्टेक की ये सस्ती पड़ेगी, आप इसे लगा सकते हैं। और लेकिन अगर आप मैकेनिक्स हैं तो आपको कौन सा लगाने चाहिए, जो आप अगर मैन्युफैक्चर हैं तो कौन सी लगानी चाहिए, इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैं दोनों को लगभग मैं ओपन कर दे रहा हूं। अब दोनों आपकी जो है रिले ओपन हो गई। आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों रिले ओपन कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली अब तो देख सकते हैं आपके सामने दोनों को दोनों है। इसमें जो है कॉपर कम है, काफ़ी कम है, और इसमें है कॉपर ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों को पॉइंट है, दोनों को पॉइंट में भी अंतर है। आप इसे निकाल कर भी देख सकते हैं सिंपली। तो मैं इसे निकाल कर आपको दिखा भी सकता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहला नंबर कॉइल कम है, दूसरा नंबर आप पॉइंट में भी कम है, तीसरा नंबर ये कुछ नामी कंपनी है, पुराने समय से अच्छे परफॉर्म कर रही है, जबकि ये नई कंपनी है। सस्ती जरूर है, 20 रुपये या 25 रुपये सस्ती है इससे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा कि इसमें वायर कम है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पॉइंटों में अंतर है। तो आप दोनों के लगाने में आपका नुकसान क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अगर आपने बड़े स्टेबलाइजर में लगाए हैं तो उनकी क्या होती है कि वोल्टेज कम के कारण, वोल्टेज के कारण क्या है इसमें कि जब 24 वोल्ट इसमें भी दीजिएगा उसमें दीजिएगा तो इसकी कॉइल टर्निंग कम है। नतीजा क्या है कि ये हीट होगी तो उसके बाद ये कॉइल खराब होने की संभावना है, जबकि ये अभी तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिला। दूसरी बात ये आपकी जो है इसकी जो है कटकटाने की समस्या ज़्यादा आएगी, जबकि इसे कटकटाने की समस्या, क्योंकि मैग्नेट फुल बनाएगी तो इसकी कटकटाने की समस्या भी कम आएगी। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आप दोनों में से कौन सा रिले यूज कीजिएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डनमेक का रिले यूज कीजिए या फिर पावर मैन का यूज कीजिए। लेकिन लोकल कंपनियां जो है ये रिपेयरिंग में आप कर सकते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग में आप उनके चले हुए जो स्टेबलाइजर उनमें दे सकते हैं सस्ते के लिए, या फिर आपको सस्ती बेचनी है कंपटीशन के लिए तो उसमें आप ये दे सकते हैं वोल्टेक जैसी, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये वोल्टेक की है। और मैंने और भी कई कंपनियों को भी इस्तेमाल किया है, उनमें भी नहीं थी, उसमें भी वायर कम थे, जबकि कुछ कंपनियां हैं जैसे कीर्ति इत्यादि जो हैं उसमें भी कमी नहीं रहती है, कॉइल पूरी रहती है। तो आप ये देख लें कि आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा आपको कब है, अगर नए बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ज़्यादा फायदा आपको किस चीज़ में है। तो आप अपनी कमेंट जरूर कहिएगा, कमेंट में राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्टेबलाइजर की मुख्य पार्ट होती है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर की मुख्य पार्ट होती है उसकी टर्निंग, और मेन चीज़ होती है बॉबिन और वायर। तो दोस्तों सब चीज़ में सबसे स्टेबलाइजर में सबसे महंगी चीज़ होती है वो होती है कॉपर। और बहुत सारे मित्रों का ये कमेंट रहता है कि कितने ग्राम कॉपर लगेंगे, अन्यथा आप ज़्यादा या कम ले लेते हैं तो कम लेने में भी परेशानी हो और ज़्यादा लेने में भी परेशानी है, क्योंकि जो बचे हुए वायर होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। तो मैं आपको बहुत जल्द ही ऐसा फार्मूला लेकर आऊँगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितने नंबर की बॉबिन में कितनी आपको जो है वायर लगेगी। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत जल्द ही वो वीडियो आने वाला है, बहुत जल्द ही। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करना क्या है, ये फार्मूला आप देख सकते हैं। चलिए इस फार्मूले को मैं आपको दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, बॉबिन की फुल साइज, यानी कि बॉबिन की फुल साइज, उसके बाद करना क्या है आपको
उसको हम मान के चलते हैं, बॉबिन की फुल साइज को S1 मान लेते हैं और उसके बाद उससे गुणा करेंगे 0.00254, यानी कि क्या करना है, गुणा कर देना है। उसके बाद गुणा करना है 1.3 गुणे टर्न्स, यानी कि आपकी जितने टर्न्स है उतने बराबर हो गए आपकी सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर से आपकी ये मीटर में तब्दील हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, मीटर भागा किलोग्राम, यानी कि 1 मीटर में कितने ग्राम होंगे इसको आपको भागा कर देना। उसके लिए आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा। ये चार्ट में आप सिंपली हल कर सकते हैं और इस चार्ट का जो लिंक है इसके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ताकि आप वहाँ से भी इस चार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल सिंपली आप एल्युमिनियम वायर की निकाल सकते हैं। इसमें करना क्या है, इसके बाद आपकी जितनी वायर आ जाएगी उससे आपको उससे आपको 3 से भागा दे देनी है और जितने ग्राम आपके आएंगे वो आपके एल्युमिनियम वायर की कुल वेट हो जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं 1 KVA और 3 KVA दोनों की। तो दोस्तों हम चलते हैं अब अपने ट्रांसफार्मर की ओर। तो ये देख सकते हैं कि ये बॉबिन की साइज है फुल साइज। तो यानी कि फुल साइज का मतलब क्या है, जैसे कि बॉबिन आपको बताया जाता है वो डायग्राम में आपकी आधी बताई जाती है, तो यहाँ पर फुल साइज यानी कि आधी, यानी कि 4 नंबर 2 इंच में आपकी हो जाएगी। ये हो जाएगी 1.5 इंच और 2 इंच चौड़ाई आपकी हो जाएगी, यानी कि 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच गुणे 2 इंच बराबर हो जाएगी आपकी 6 इंच, और 6 इंच गुणे 6 प्लस 6 इंच बराबर आपकी 12 इंच इनकी फुल लंबाई चौड़ाई आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल बॉबिन की जो साइज़ है निकल जाएगी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई आपको निकाल देनी है और उससे 2 से गुणा कर देना, तो आपकी 12 इंच हो जाएगी। अब फार्मूला क्या है, चलते हैं हम मेन फार्मूला की ओर। तो फार्मूला ये है कि बॉबिन साइज गुणे, यानी कि बॉबिन फुल साइज गुणे आपकी फुल साइज जो मैंने अभी बताई है बिल्कुल वही चीज़, फुल साइज गुणे 0.0254 गुणे 1.3 गुणे आपके टर्न्स, यानी कि फुल टर्न कितने होंगे वो आपको यहाँ पर फार्मूला है। और इसी फार्मूले को हम चलते हैं सॉल्व करते हैं 1 KVA के लिए। तो 1 KVA में आप देख सकते हैं कि 12 गुणे आपको 12 गुणे 0.0254 गुणे 1.3, और टर्न जो है मैंने अभी हाल में बताया था 260 टन वाली जो डाटा है उसकी 260 300। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको फार्मूला बताई थी उसके आधार पर हम इसको हल करते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि 12 इंच गुणे 0.0254 गुणे 1.3 गुणे 565 टन बराबर आपकी हो जाएगी 223.87, यानी 87 आपकी हो जाएगी इंच में। ये आपकी इंच में हो जाएगी। और यहीं से आपको अब करना क्या है, कॉपर की वेट। तो कॉपर की वेट के बराबर क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं इस फार्मूले को ए बटा में किलोग्राम बराबर हो जाएगी आपकी कॉपर की वेट। तो अब आपको करना क्या है, ये तो निकाल लिए, लेकिन अब कॉपर की वेट के लिए करना क्या है कि आपको जो कॉपर लगानी है उसे हम बी मान लेते हैं। तो आपकी जो कॉपर है मान के लिए कि 20 नंबर में इसमें इस ट्रांसफार्मर में यूज करूँगा 20 नंबर वायर की। तो आपको एक चार्ट दी जाएगी, एक चार्ट है जिससे ये पता चलेगा कि उसकी जो चार्ट की जो है 12 जो चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि 20 नंबर वायर जो है उसकी मैं आप कैलकुलेशन करूँगा कि 20 नंबर वायर मेरी कितने इंच में हो जाएगी। तो पहले हमें ये मापना है कि 20 नंबर वायर हमारी कितने इंच होगी, उसके बाद हम उसे किलोमीटर से भागा दे देंगे तो आपकी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी जो इंच है 193.66 इंच हो जाएगी, यानी कि जो पूरी तार की जो वायर की लेंथ है पूरी टर्निंग के हिसाब से वो हो जाएगी आपकी जो सारी है 100। अब उसे हम
क्या करेंगे कि उसे हम भागा दे देंगे। ये जो हमारी बी आई है, बी को ए से भागा दे देंगे तो जो हमारी निकल जाएगी वो हमारी पूरी वेट निकल जाएगी। यानी कि 21 नंबर वायर की जो हमारी है इतनी हो जाएगी 1.93.66, ये हमारी इंच हो गई। और यहाँ पर ये हमारी हो गई किलोवेट से भागा दे देने पर हमारी किलोवेट निकल जाएगी। भागा आपको 223.86 से हम भागा दे देंगे तो ये हमारी पूरी कॉपर वेट निकल जाएगी। और जब दोस्तों ये हमारी जब कॉपर वेट निकल गई तो अल्युमिनियम निकालनी है। तो अल्युमिनियम क्या फार्मूला क्या होगा, कॉपर वेट भागा 3 बराबर अल्युमिनियम वायर। तो यानी कि कॉपर वेट हमारी जो हो गई 1.56 किलोग्राम से भागा 3 करेंगे तो हमारी 385 ग्राम हो जाएंगे। इस तरह हमारी फुल जो है वेट निकल जाएगी। हेलो दोस्तों, नए मैकेनिक्स को ये हमेशा डर लगा रहता है कि उनके ट्रांसफार्मर डाटा सही है या नहीं, किस कोर पे कितने प्राइमरी दें और कितने सेकेंडरी दें। क्योंकि डाटा का फार्मूला मैंने तो बहुत पहले ही दे दिया था। तो इस वीडियो में आपको ये मिलेगा कि आप किस कोर पर कितने केवी का ट्रांसफार्मर बना सकते हैं और कितनी प्राइमरी यूज करनी है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। आपने अभी तक बहुत सारे जो डाटा आपको YouTube पे मिले होंगे और आपको मैंने भी बहुत सारे जो डाटा दिए हैं उनमें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 kVA का डाटा है और मैं बताता हूँ 137 वोल्ट इसे, उसके बाद इसे 200, इसे 240, 290 और जो ये है ये आपको 418 मान चलिए मैं बताता हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी भी स्टेबलाइजर में जो ये प्राइमरी वोल्ट है ये 250 वोल्ट सॉरी जो 250 टर्न यानी कि 137 वोल्ट वाले में मैं प्राइमरी को कितने टर्न डाल सकूंगा, ये मैं कैसे पता चलाऊं या मुझे ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल मेथड लाया हुआ हूँ। ये 4 नंबर और 7 और 8 में यूज होगा। अधिकांश ये 7 और 8 में 100% यूज होगा। तो आपको अगर आपको मापना है कि मुझे कितनी टर्न प्राइमरी देनी होगी तो उसका एक बहुत ही सिंपल और जो है मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप प्राइमरी जो है किसी भी जो ट्रांसफार्मर है उसकी आपको प्राइमरी जो है आपको मापनी है कि मुझे प्राइमरी के हिसाब से ही आपकी सेकेंडरी इत्यादि सब निकल जाएंगे। लेकिन आप प्राइमरी कितनी देंगे उसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आपको प्राइमरी क्या करना है कि 1 इंच बराबर मान के चलिए जो 1 इंच है उसके बराबर आपको 500 टर्न कर देने हैं। इससे क्या होगा, अगर आपको 7 नंबर 2 इंच में बनाने हैं, मान चलिए कि 7 नंबर 2 इंच में बनाने हैं तो 500 को हम क्या कर देंगे 2 इंच बराबर, तो क्या करना है कि 1 इंच बराबर 500 है तो उसके में हम भागा कर देंगे 2 से, तो आपका हो जाएगा लगभग 250 टर्न। और इस तरह आपकी जो है इस तरह आप जो है निकाल सकते हैं कि आपकी जो है प्राइमरी कितने निकलेगी, सेकेंडरी कितने निकलेगी। अगर मान चलिए कि आपकी 3 इंची है, मान चलिए कि 1 इंच बराबर 50 टन है तो 3 इंच बराबर, तो जैसे कि 7-3 की आपकी ट्रांसफार्मर रिवाइंड करनी है तो उसमें 3 इंची को क्या करेंगे, मैं 500 से जैसे कि 500 सॉरी यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ से कर देता हूँ, यानी कि जो है आपको 500 से 3 में आप भागा दे सकते हैं। जैसे कि मान के लिए कि 500 और उससे भागा आप 3 कर सकते हैं तो उसके हिसाब से आपके 3 इंची की जो है आपकी प्राइमरी निकल जाएगी। अगर 4 इंची में बनाने हैं तो 500
भागा 4 इंच, तो वो आपको लगभग जैसे कि 3 इंच में लगभग 165 टन के आसपास आएंगे। 4 इंच में आपको लगभग जो है 125 टन, यानी कि 7 नंबर 4 इंच में 125 टन डाल सकते हैं, और 5 इंच में आपको 100 टन। तो उसी तरह आप निकाल सकते हैं कि आपको कितने इंच में कितनी प्राइमरी डालनी है, ये एक यूनिक तरीका है। इसी तरह अगर आपको 8 नंबर में बनानी है तो 8 नंबर 3 इंच में लगभग आपको 165 टन, 4 इंच में लगभग आपको 125 टन, और 2 इंच में अगर 8 नंबर 2 इंच में कोई ट्रांसफार्मर रिवाइंड करते हैं तो आपको 250 टन, और अगर आप 5 इंच में जैसे कि 10 के भी बनाते हैं तो आपको 100 टन, और अगर आपको 6 इंच बनाना है तो 500 में 6 से भागा दे सकते हैं, और आपको उसके हिसाब से 6 इंच का प्राइमरी निकल जाएगा। उसके हिसाब से आप जो मैं फार्मूला बताता हूँ 137 टन, 200 टन, 240 टन, 290 टन और 418 टन, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ये है कि आप 1 इंच बराबर 500 टन मान के चलिए, और उसके बाद आप उससे जितने इंच करना हो उतने डिवाइड करते चले जाइए, आपका डाटा प्राइमरी का निकल गया और उसके हिसाब से आपका सेकेंडरी का निकल गया। अब रह गई बात कि किस कोर में यानी कितने इंच में मैं कितने केवीए बनाऊं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जैसे आपको अगर 1 केवी का बनाना है तो 4 नंबर का उपयोग कर सकते हैं, 4, 2, 4, 2.5, उसके हिसाब से आप जो मैं फार्मूला बताया हूँ उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 केवीए बनाना हो तो 7 नंबर 2 इंच में बना दीजिए, अगर 3 केवीए बनाना है तो 7 नंबर 3 इंच में बना दीजिए, 4 केवीए बनाना है तो 7 नंबर 4 इंच में बना दीजिए, और 5 केवीए बनाना है तो 7 नंबर 5 इंच में बना दीजिए। अगर आपको 6 केवीए बनाना है तो अब यहाँ से आपको 8 नंबर में जाना होगा, क्योंकि अब 6 केवीए का मतलब हो गया आपकी जो गेज है वो 13 नंबर 14 नंबर 13 नंबर और 12 नंबर लगेगी। तो आपको क्या करना है कि अब जो 6 केवीए है वो 8 नंबर 3 इंच में बनाइए, सिंपल। यानी कि 3 अगर 7 केवीए बनाना है तो 3.5 इंच कोर कर दीजिए, 8 केवीए बनाना है तो 4.5 इंच कोर कर दीजिए, 10 केवीए बनाना है तो आप 5 इंच कोर कर दीजिए, और 12 केवीए बनाना है तो आप 6 इंच कर दीजिए। और उसी तरह आप जो है 7 नंबर 8 नंबर का 4 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। और रह गई वायर गेज की बात, तो आप 1 केवीए बनाना है तो 19 का प्रयोग कीजिए, 2 केवीए बनाना है तो 18 का प्रयोग कीजिए, 3 केवीए बनाना है तो 17 और 16 का प्रयोग कर सकते हैं, 4 केवीए बनाना है तो 16 और 15 का प्रयोग कर सकते हैं, 5 केवीए बनाना है तो 15 और 14 का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग एक गज आगे पीछे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपको किस रेट में बनाना है। तो आपका रेट के अनुसार अगर अच्छी बनाना है तो 1 गेज मोटा कर दीजिए, और थोड़ा सा कंपटीशन लायक बनाना है तो थोड़ा सा 1 गज पतला कर दीजिए। उसी तरह अगर 6 केवीए बनाना है तो आप 13 नंबर की यूज कर लीजिए, 7 केवीए बनाना है तो आप 13 और 12 का उपयोग कर सकते हैं, और 8 केवीए बनाना है तो 12 और 11 का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 12 का उपयोग ज़्यादा होता है। अगर आपको 10 केवीए बनाना है तो आप 11 का उपयोग कर सकते हैं, और 12 केवीए बनाना है तो 11 और 10 का उपयोग कर सकते हैं। अगर 15 का बनाना है तो 10 और 9 का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह इस मेथड से आप बहुत आसानी से आप जो है स्टेबलाइजर बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपको हमेशा देता रहूँगा, ये गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, एक बात और, जो आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको जो कंपनियां बना कर देती है एसी की स्टेबलाइजर, वो स्टेबलाइजर के बारे में बताएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हम एक स्टेबलाइजर असेंबल कर रहे हैं और इसमें सेम टू सेम
आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो 7 नंबर 2 इंच में है और ये आपको वॉल माउंटिंग बॉडी में असेंबल की जा रही है। और इसमें जो आपको जो किट लगेगी वो किट डिजिटल डिस्प्ले के साथ में रिले इंक्लूड आती है, लगभग 500 से 600 रुपये की, उसको हमने उपयोग किया है। अब दोस्तों इसकी बजट आप जोड़ सकते हैं कि लगभग 400 रुपये की बॉडी और आपकी ट्रांसफार्मर बनने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा भी उसमें मेहनत नहीं होती है। लगभग 1200 के आसपास में आपकी ट्रांसफार्मर तैयार हो जाएगी और 500 रुपये में आपकी जो है ये लगभग 550 रुपये में आपकी ये किट और विथ डिजिटल डिस्प्ले भी हो जाएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी हमने जिसमें है कि वायर जो कनेक्टेड किए हैं, क्योंकि ये एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर है और इसकी जो गेज है वो आपको 16 नंबर दी गई है। 16 नंबर और 15 नंबर आप कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किट में कनेक्शन सब हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जैक है ये जैक डिजिटल डिस्प्ले के लिए है। तो दोस्तों इस तरह आप बनाकर लगभग आप अच्छी स्टेबलाइजर बना सकते हैं। अगर और आप ब्रांड की तरह आप भी, जैसे मैं इसे 3 साल की वारंटी देता हूँ, आप भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि एसी जो होती है मात्र 3 से 4 महीने ही चलती है हर साल। तो आप भी 3 साल की दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे असेंबल कर सकते हैं। ये देखिए ये असेंबल हो गया और इसमें आप आराम से 2000 रुपये से 2500 रुपये तक इसमें कमा सकते हैं। तो इसलिए आप इस स्टेबलाइजर को बना सकते हैं। और डिटेल चाहिए तो हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे और बताते रहे हैं कि एसी के स्टेबलाइजर के लिए आपको विशेष बताएंगे। तो वीडियो फिर और आगे की वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों आज हम आपको स्टेबलाइजर के बारे में पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं। जैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बननी है तो उसमें पूरी डिटेल क्या क्या होती है। फर्स्ट ट्रांसफार्मर, सेकेंड किट, फर्स्ट ट्रांसफार्मर, सेकेंड किट, थर्ड रिले, फोर्थ कैबिनेट, 5 मीटर, 6 MCB, 7th 83 और रॉक और स्विच इत्यादि। लेकिन सबसे मेन चीज होती है स्टेबलाइजर में, मेन चीज होती है ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों कॉपर का रेट इतना बढ़ गया है कि आप अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर कॉपर में नहीं बना सकते, इसलिए आपको बिल्कुल ब्रांड की तरह चलना है एल्युमिनियम में। तो बहुत सारे आपके कंप्यूटर ये कहते हैं कि एल्युमिनियम सक्सेस नहीं होता। आज सभी कंपनियों को देख लीजिए, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो आपको एल्युमिनियम यूज नहीं करती हो। चाहे माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, सुकम या फिर आपको आप देख सकते हैं कि खितान, उषा, पोलर इत्यादि जितने भी ब्रांड हैं सब के सब एल्युमिनियम यूज करते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको मैं नए डिजाइन का डिजिटल किट युक्त आपको स्टेबलाइजर की डाटा बताने जा रहा हूं, जो आपको सेम टू सेम वर्क करेगा डिजिटल किट में। और बिल्कुल उसकी बॉडी और किट आप ऐसा डालिए जो ब्रांड की तरह हो। थोड़ी सी उसमें खर्चा कीजिए, थोड़ी सी अधिक, जैसे कि कैबिनेट आप लाते हैं उससे थोड़ी सी महंगी कैबिनेट लगाइए। मीटर सिंपल लगाते हैं, जनरल मीटर लगाते हैं, आप डिजिटल मीटर लगाइए, क्योंकि अब अट्रैक्शन आपके ऊपरी लुक लाइट से होगा। उसके बाद आपको जो अंदर की चीज है उसमें भी आप जो ट्रांसफार्मर है अच्छी क्वालिटी के डालें। और आप ये देख सकते हैं कि ब्रांड से पहले बहुत लोग वर्क करते थे। आज से लगभग 15 साल 20 साल पहले ब्रांड का इन्वर्टर उतना नहीं बिकता था, लोकल इन्वर्टर ज्यादा बिकते थे। लेकिन धीरे धीरे मार्केट प्रचार प्रसार के माध्यम से और साथ में ज्यादा दिनों की वारंटी यानी कि ज्यादा समय की वारंटी देकर लोगों को दिलों में अपनी जगह बना लिया। वैसे भी आप चाहे तो अपने जो प्रोडक्ट है उसके लिए लोगों के दिलों में जगह बनाना होगा। उसके लिए करना क्या होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी होगी। कॉपर में आप बनाते हैं तो आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ये अब गारंटी देता हूं मैं। कहिए क्यों? अगर 5 की भी एक स्टेबलाइजर बनाना है तो उसमें आपको टंच अगर बनाना है तो 12 नंबर वायर आपको डालने होंगे। और आज आप 8 kVA में 12 नंबर वायर डालते हैं।
कहाँ से आपकी टंच वो सही वर्क करेगी। और ब्रांड क्या करता है कि वो 12 नंबर वाल ही डालता है, लेकिन वो एल्युमिनियम डालता है। सारी उसके पैसे जो है मैनेज कर जाती है और वर्क भी अच्छी करती है और लोड भी अच्छी सह लेती है। और आपका क्या होता है, कम लोड पे तो ठीक चलता है, ज्यादा लोड पे आपका ट्रांसफार्मर जल जाता है, महकने लगता है। दूसरी बात, अगर आप ब्रांड की तरह बेचना चाहते हैं या फिर अपने कंपटीटरों से ज्यादा बेचना चाहते हैं तो एल्युमिनियम यूज कीजिए। हाँ, कस्टमर को बताइए कि एल्युमिनियम और कॉपर में क्या फर्क है और एल्युमिनियम से उसको क्या फायदा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी कमियों को खूबियों में बदल कर बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो स्टेबलाइजर है इसमें हाई कट, लो कट, ट्रांस, ये सब कुछ है। इसमें हाई कट, लो कट के साथ में आपको इसमें टाइम डिले इत्यादि सब कुछ है, फुली डिजिटली है। क्यों? और जो पहले की स्टेबलाइजर है उनमें हाई कट, लो कट नहीं है। तो अगर आपको स्टेबलाइजर बनाना है तो आप हाई कट, लो कट इत्यादि पे बना सकते हैं, लेकिन आपके साथ परेशानी ये होगी कि आप हाई कट, लो कट नहीं बनाते हैं तो आपका सामान खराब होने का संभव है। इसलिए मजबूरी बस आप टाइमर डालते हैं, मजबूरी बस आप हाई कट, लो कट डालते हैं, क्योंकि डिजिटल किट में झटके देते हैं और आपके सामान खराब हो सकते हैं। इसके लिए हाई कट, लो कट लगा हुआ है, लेकिन आप उसको खूबी के तौर पर बताते हैं। उसी तरह आप कॉपर की जगह पर एल्युमिनियम की खूबी के तौर पर बताइए कि इसकी वारंटी ज्यादा है या ज्यादा लोड लेगा। और कस्टमर को ये भी समझाइए कि जब आपका जलेगा तो उसमें आपकी बेनिफिट नहीं होगी। लोग ये सोचते हैं कि कस्टमर ये सोचते हैं कि आपकी कॉपर जल जाएगी तो उनका पैसा रिटर्न मिलेगा, लेकिन उनको आपको ये समझाना है बेचते वक्त कि जब कॉपर जलेगा या एल्युमिनियम जलेगा आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, उसका पैसा मैकेनिक्स लेंगे। तो आपको अगर बेचना है तो ट्रिक लगाकर आपको बेचना होगा और अच्छी चीज बेचना होगा। आपके मार्केट में जगह बनेगी, आप भी अच्छे पैसे कमाएंगे, बशर्ते कि आपको थोड़ी सी दिमाग से सोचना होगा और कस्टमर को दिल में उतरना होगा। प्रोडक्ट के साथ पहली इंप्रेशन होती है उसकी लुक लाइट। आप पुराने ढर्रे की वही 20 साल पहले जो बॉडी बनती थी उसी बॉडी पर बनाते हैं और तो क्या होगा, लोग ये समझे कि वही स्टेबलाइजर है जो बगल मार्केट में बिक रहा है। इसलिए आप अपनी अलग बॉडी लाइए जो मार्केट में नहीं हो। दूसरी बात कि उस पर आप अपने प्रोडक्ट का नाम दें, जैसे अपनी की शॉप है, दुकान है या फिर आप कंपनी है, उसका नाम दीजिए। क्यों? अगर मान के चलिए कि हेवेल्स नाम की स्टेबलाइजर की बॉडी पर मैं भी बनाता हूं और आपके जितने शहर में लोग हैं सभी लोग हेवेल्स के नाम से बनाते हैं। प्रॉब्लम होता क्या है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी के सामान डाले हुए हैं उसके बाद भी अगर वो बेचना चाहेंगे तो लोग कहते हैं कि ये 5 के भी तो वहां पर इतने पैसे में मिल रहा है, आपका 5 के भी यहाँ इतने पैसे में मिल रहा है, आपका प्राइस ज्यादा है। तो आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? आप कहिएगा मेरी सामान अलग है, उनकी सामान अलग है। लेकिन आम कस्टमर अंदर की चीज नहीं देखता है, आम कस्टमर बाहर की चीज देखता है कि बाहर देखने में तो एक जैसे हैं तो अंदर कितना अंतर होगा। इसलिए वो ज्यादा अंतर के लिए आपको अलग तरह का लुक लाइट का बॉडी इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में एक चीज और, मान चलिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कहीं स्टेबलाइजर लगा हुआ है हेवेल्स के नाम से और आप ही का बिका हुआ है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका है? कोई दूसरा अदर पर्सन ले गया उससे खरीद कर। तो उसमें अगर आप अपने नाम देंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, अपने नाम देंगे, तो आपकी बॉडी पर अगर आपका नाम होगा तो आप जान जाइएगा कि ये मेरा है। और अदर लोग भी जानेंगे कि इस नाम से, जैसे मान चलिए कि मैं सुमन के नाम से बनाता हूँ, तो कहीं भी मेरे इलाके में कहीं भी सुमन होता है, सुमन के नाम से स्टेबलाइजर दिखता है, तो जान जाता है आदमी कि इस जगह पर इनके पास से ये सामान खरीदा गया है। और वो लोग पूछते हुए आते हैं कि ये इतने अच्छे वर्क कर रहा है, मुझे भी यही चाहिए। अगर मैं केवल हेवेल्स नाम से ही बनाऊं तो लोग हेवेल्स नाम से बनाने वाले बहुत है, इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो इस तरह आप अपनी ब्रांडिंग कीजिए। और आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं एल्युमिनियम डाटा की, जो आपको हर रेंज की एल्युमिनियम डाटा मिलेगी। तो चलिए अब हम एल्युमिनियम डाटा की ओर शुरुआत करते हैं। और आज से आपको 90 से 300, 90 से 440, 70 से 300, 50 से 300 और बहुत सारे जो डाटा है सब आपको डिजिटल किट युक्त में आपको बताई जाएगी। तो चलिए इस वीडियो
की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। और कमेंट में जरूर कहिएगा कि आपको और किस तरह की डाटा चाहिए, वीडियो चाहिए। और दोस्तों मैं वही वीडियो बनाता हूं जो मैं प्रैक्टिकल किया हूं, प्रैक्टिकल करता हूं, उसी का मैं वीडियो बनाता हूं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप स्टेबलाइजर खरीदना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा स्टेबलाइजर खरीदें, ब्रांड खरीदें या लोकल खरीदें। क्योंकि अगर आप टीवी में प्रचार देखते हैं तो आपको लगता है कि ब्रांड बेहतरीन है, और किसी आप अच्छे दुकान पर जाते हैं तो आपकी ब्रांड की बहुत सारी खूबियाँ गिना देती है, जैसे कि ब्रांड की लुक लाइट अच्छी है, ब्रांड की ज़्यादा भरोसेमंद है, ब्रांड की क्वालिटी अच्छी है और ब्रांड की वारंटी ज़्यादा है, और भी बहुत सारे ऐसे वादे कर देते हैं, ऐसे बातें बताते हैं जिससे आपको लगता है कि वास्तविक में ब्रांड बेहतरीन है और हमें ब्रांड की स्टेबलाइजर लेनी चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि लोकल स्टेबलाइजर अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि उसमें फ्लक्चुएसन होते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी कमियां निकाल देते हैं, जैसे कि आपको 5 KB का 4 KB दे देते हैं, उनमें चोरी होती है, और भी बहुत सारी बातें जो बताते हैं कि वो ब्रांड को काफ़ी बेहतरीन बता देते हैं। तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप ब्रांड खरीदें या लोकल खरीदें, क्योंकि ब्रांड की इतनी अच्छी इमेज बना दी जाती है कि आप लोकल की तरफ सोचते भी नहीं हैं और आप ब्रांड खरीद भी लेते हैं। बहुत सारे लोग ब्रांड खरीद लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, थोड़ी सी इधर और उधर से भी नॉलेज लेते हैं कि आखिर दोनों में से कौन सी स्टेबलाइजर बढ़िया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज सच्ची राय दूंगा ब्रांड और लोकल दोनों के बारे में, क्योंकि वो जो बातें कहते हैं वो बात 90% तक सही है। जी हाँ दोस्तों, 90% तक सही है, लेकिन 10% कुछ ऐसी बातें हैं जो वो ये जानते नहीं है या फिर आपको बताते नहीं है, क्योंकि उनके पास ब्रांड रखे होते हैं। क्योंकि आप शोरूम में जाएंगे तो आपको ब्रांड ही स्टेबलाइजर मिलेंगे, लोकल स्टेबलाइजर नहीं मिलेंगे। उनसे लोकल मांगिएगा भी तो वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो रखते ही नहीं हैं, इसलिए वो ब्रांड की तारीफ़ करते हैं। लेकिन आपको सही ईमान से बताया जाए तो लोकल स्टेबलाइजर अगर आप अच्छे मैकेनिक से लेते हैं तो आपको 5 KB की जगह पर 4 KB नहीं मिलेंगे, क्योंकि अच्छे मैकेनिक या भरोसेमंद मैकेनिक जो हैं वो 5 KB की जगह पर 5 KB देंगे। और अगर वो आपको जो स्टेबलाइजर देते हैं वो काफ़ी बेहतरीन हो जाती है ब्रांड की अपेक्षा, क्योंकि ब्रांड की जब तक वारंटी है तब तक स्टेबलाइजर आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन वारंटी के बाद आपके ब्रांड की स्टेबलाइजर जब ख़राब हो जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा कीमतें देनी पड़ती हैं उसकी सर्विसिंग में। कुछ तो ऐसे लोग भी होते हैं कि उनकी ब्रांड की स्टेबलाइजर जब ख़राब होती है तो वो उसे चेंज करके फिर नया लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रांड में जो आपको बताई नहीं जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि ब्रांड में ऐसी क्या चीज़ है, क्योंकि लोकल स्टेबलाइजर जो है ब्रांड से काफ़ी अच्छी होती हैं अगर अच्छी तरह से बना दिया जाए तो, क्योंकि ब्रांड इस टाइप की बनाई जाती है कि वो आम मैकेनिक से रिपेयर न हो सके। जब तक आपकी वारंटी में तब तक तो कोई भी कंपनी आपकी वारंटी में आपकी स्टेबलाइजर देखेगी, जब वारंटी के बाद आपसे अच्छे खासे पैसे वसूले जाते हैं। अगर आप वही चीज़ आप लोकल मिस्त्री से, लोकल मैकेनिक से लेते हैं तो आपकी सर्विसिंग भी अच्छी होती है और आपकी जो है पैसे भी कम लगते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप ब्रांड लीजिएगा या फिर लोकल लीजिएगा। हाँ, लुक लाइट की बात है तो आप धीरे धीरे लोकल वाले भी अच्छी लुक लाइट के स्टेबलाइजर बनाने लगे हैं। और अगर आप ब्रांड और लोकल की देखिए तो प्राइस में काफ़ी अंतर है, क्योंकि ब्रांड जो होती है वो ट्यूटोरियल ट्रांसफार्मर बनाती है जो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, जो रिपेयर करने लायक नहीं होते, ख़राब होने के बाद सीधे आपको चेंज या रिप्लेस करने पड़ते हैं जो आपको काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो अगर आप ब्रांड और लोकल के बारे में जानना चाहते हैं और लोकल में कौन सी स्टेबलाइजर जो है आपको लिए बढ़िया होती है ब्रांड के लिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।